दोस्तों नमस्कार। दोस्तों एनसीईआरटी श्रृंखला में आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे 7वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत का भाग 2 का अध्याय 9 क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण। तो आइए शुरू करते हैं आज का अध्याय। दोस्तों लोगों का वर्णन करने का एक सबसे सामान्य तरीका होता है उनकी बोलचाल और भाषा से उन्हें परिभाषित करना। सबसे आसान तरीका है किसी के बारे में जानकारी प्राप्त करने का या उनके बारे में कोई राय निर्धारित करने का कि उनकी बोलचाल की भाषा क्या है। जब हम किसी व्यक्ति को तमिल या उड़िया कहते हैं तो आमतौर पर इसका अर्थ होता है कि वह तमिलनाडु या फिर उड़ीसा में रहता है। उसी तरह से हम प्रत्येक क्षेत्र को कुछ खास किस्म के भोजन, वस्त्र, काव्य, नृत्य, संगीत और चित्रकला से जोड़कर देखते हैं। कभी कभी ऐसा होता है कि हम इन अस्मिताओं को मानकर चलते हैं और ये सोचते हैं कि ये युग युगांतरों से अस्तित्व में है, लेकिन भिन्न भिन्न क्षेत्रों के बीच विभाजक सीमाओं के बनने के समय इनकी भूमिका रही है, जिसे हम आज क्षेत्रीय संस्कृति समझते हैं। दोस्तों युग युगांतर से जो ये चीज़ें हैं, रहन सहन, निवास स्थान, भाषा, बोली, पहनावा, कला, संस्कृति, ये सब हम ये सोचते हैं कि भिन्न भिन्न क्षेत्रों के विभाजक सीमाओं के बनने के समय इनकी भूमिका रही है। इसको हम क्षेत्रीय संस्कृति कहते हैं। और ये क्षेत्रीय संस्कृतियां अस्थायी या स्थिर नहीं होती हैं, बल्कि समय के साथ साथ परिवर्तनशील होती रही हैं। क्षेत्रीय संस्कृतियों की जो प्रक्रिया है वो सरल नहीं बल्कि जटिल प्रक्रिया है इनके विकास की, और इस प्रक्रिया के तहत स्थानीय परंपराओं और उपमहाद्वीप के अन्य भागों के विचारों के आदान प्रदान ने एक दूसरे को संपन्न बनाया है। दोस्तों कुछ परंपराएं ऐसी हैं जो कुछ विशेष क्षेत्रों की अपनी हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ परंपराएं एक खास इलाके के पुराने रीति रिवाजों से निकली हैं, लेकिन अन्य क्षेत्रों में जाकर उन्होंने एक नया रूप ले लिया है। सबसे पहले आइए जानते हैं चेर और मलयालम भाषा का विकास क्रम किस प्रकार से है। दोस्तों भाषा और क्षेत्र के बीच बहुत घनिष्ठ संबंध होता है। एक उदाहरण से हम इसको देखेंगे, जैसे महोदयपुरम का चेर राज्य प्रायद्वीप के दक्षिणी पश्चिमी भाग में, जो आज के केरल राज्य का हिस्सा है, 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था। चेर राज्य या चेर साम्राज्य केरल राज्य में वर्तमान में है। ये 9वीं शताब्दी में स्थापित किया गया था और संभवतः मलयालम भाषा इस इलाके में बोली जाती थी। शासकों ने मलयालम भाषा और लिपि का प्रयोग अपने अभिलेखों में किया, और इस भाषा का प्रयोग उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के प्रयोग के सबसे पहले उदाहरणों में से एक है। यानी मलयालम भाषा जो है वो उपमहाद्वीप के सरकारी अभिलेखों में किसी क्षेत्रीय भाषा के रूप में प्रयोग किया गया प्रथम भाषा रहा है। इसके अलावा चेर लोगों ने संस्कृत की परंपराओं में भी बहुत कुछ ग्रहण किया। मलयालम के अलावा चेर लोग संस्कृत की परंपरा से बहुत कुछ ग्रहण किए। केरल का मंदिर रंगमंच, जिसकी परंपरा इस युग तक खोजी जा सकती है, संस्कृत के महाकाव्यों पर आधारित था। मलयालम भाषा की पहली साहित्यिक कृतियां जो लगभग 12वीं शताब्दी की बताई जाती हैं, प्रत्यक्ष रूप से संस्कृत की ऋणी हैं। और यह भी काफी रोचक तथ्य है कि 14वीं शताब्दी का एक ग्रंथ लीला तिलकम, जो व्याकरण और काव्यशास्त्र विषय है, मणिप्रवालम शैली में लिखा गया था। मणिप्रवालम क्या होता है? दोस्तों मणिप्रवालम का शाब्दिक अर्थ है हीरा और मूंगा, जो यहाँ दो भाषाओं संस्कृत और क्षेत्रीय भाषा के साथ साथ एक साथ प्रयोग का संकेत करता है। तो देखिए यहाँ पे एक तथ्य बना, चेर लोग वर्तमान जो केरल राज्य है वहाँ पर रहते थे, उनका राज्य था। इसके अलावा उनकी भाषा मलयालम थी, और मलयालम भाषा का प्रशासनिक क्षेत्र में कोई ऐसी क्षेत्रीय भाषा थी जिसका सबसे पहले प्रयोग किया गया था। और चेर लोग संस्कृत ग्रंथों से काफ़ी प्रभावित थे। और यहाँ पर देखिए काव्यशास्त्र मणिप्रवालम शैली क्या होती है, तो ये है कि संस्कृत भाषा और क्षेत्रीय भाषा के संयुक्त प्रयोग द्वारा जो शैली विकसित की गई थी उसको की मणिप्रवालम शैली कहा जाता है। अब आइए देखते हैं शासक और धार्मिक परंपराएं यानी जगन्नाथी संप्रदाय के बारे में हम विशेष रूप से अध्ययन करेंगे। दोस्तों अन्य क्षेत्रों में जो क्षेत्रीय संस्कृतियां हैं क्षेत्रीय धार्मिक परंपराओं से विकसित हुई थी, और इस प्रक्रिया का सबसे महत्वपूर्ण उदाहरण है पुरी, जो कि उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय है। दोस्तों पुरी उड़ीसा में जगन्नाथ का संप्रदाय जो है वो आज तक जगन्नाथ की काष्ठ प्रतिमा स्थानीय जनजाति लोगों द्वारा बनाई जाती है, जिससे ये तात्पर्य निकलता है कि जगन्नाथ मूलतः एक स्थानीय देवता थे जिन्हें आगे चलकर विष्णु का रूप मान लिया गया। दोस्तों जगन्नाथी संप्रदाय जो है
वो क्षेत्रीय परंपरा से विकसित हुई है। पुरी में भगवान जगन्नाथ का मंदिर है और जगन्नाथ का अर्थ होता है दुनिया का मालिक, जो कि विष्णु का पर्यायवाची है। यहाँ पर देखिए एक चित्र में बालभद्र, सुभद्रा और जगन्नाथ की लघु मूर्तियां तालपत्र पर उसके पांडुलिपि पर अंकित की गई हैं। देखिए कितनी सुंदर चित्रकारी की गई है। इसमें जो काले रंग के हैं वो भगवान जगन्नाथ हैं, बीच में सुभद्रा हैं और एक तरफ बालभद्र हैं। दोस्तों 12वीं शताब्दी में जो है वो गंग वंश के एक प्रतापी शासक अनंत वर्मन ने पुरी में पुरुषोत्तम जगन्नाथ के लिए एक मंदिर बनाने का निश्चय किया था और उसके बाद 1230 में राजा अनंग भीम तृतीय ने अपना राज्य पुरुषोत्तम जगन्नाथ को अर्पित कर दिया और स्वयं को जगन्नाथ का प्रतिनियुक्त यानी एडहॉक पे घोषित कर दिया था। अब देखिए इसके बाद क्या हुआ, ज्यों ज्यों इस मंदिर को तीर्थस्थल यानी तीर्थ यात्रा के केंद्र के रूप में महत्व प्राप्त होता गया, सामाजिक और राजनीतिक मामलों में भी इसकी सत्ता बढ़ती गई। जिन्होंने भी उड़ीसा को जीता, जैसे मुगल, मराठे और अंग्रेज ईस्ट इंडिया कंपनी, सब ने इस मंदिर पर अपना नियंत्रण स्थापित करने का प्रयास किया था और ये सब यह महसूस करते थे कि मंदिर पर नियंत्रण प्राप्त करने से स्थानीय जनता में उनका शासन स्वीकार्य हो जाएगा। अब देखते हैं जगन्नाथपुरी का ये मंदिर, देखिए बहुत ही भव्य और जो है वो पवित्र मंदिर माना जाता है और जगन्नाथपुरी मंदिर की एक शोभा यात्रा भी निकाली जाती है। दोस्तों अब आइए देखते हैं राजपूत और सूरवीरता की परंपराएं। 19वीं शताब्दी में ब्रिटिश लोग उस क्षेत्र को जहां आज का अधिकांश राजस्थान स्थित है राजपूताना कहते थे। इससे यह समझा जा सकता है कि वो एक ऐसा प्रदेश था जहां पर प्रमुख रूप से राजपूत ही रहा करते थे, लेकिन ये बात आंशिक रूप से सत्य है। ऐसे अनेक समूह थे जो उत्तरी और मध्यवर्ती भारत के अनेक क्षेत्रों में अपने आप को राजपूत कहते हैं। और ये भी सच है दोस्तों कि राजस्थान में राजपूतों के अलावा अन्य लोग भी रहते थे। फिर भी अक्सर ये माना जाता है कि राजपूत ने राजस्थान को एक विशिष्ट संस्कृति प्रदान की है। ये सांस्कृतिक परंपराएं वहाँ के शासकों के आदर्शों और अभिलाषाओं के साथ एक निष्ठता से जुड़ी हुई थीं। लगभग 8वीं शताब्दी से आज के राजस्थान में अधिकांश भाग पर विभिन्न परिवारों के राजपूत राजाओं का शासन रहा। पृथ्वीराज एक ऐसा ही शासक था। ये शासक ऐसे सूरवीरों के आदर्शों को अपने हृदय में संजोए रखते थे कि उन्होंने रण क्षेत्र में बहादुरी से लड़ते हुए अक्सर मृत्यु का वरण किया, लेकिन पीठ नहीं दिखाई, अर्थात उन्होंने विपक्षी से हार कबूल नहीं की। राजपूत सूरवीरों की कहानियां काव्यों और गीतों में सुरक्षित हैं और ये विशेष रूप से प्रशिक्षित चारण भाटों द्वारा गाई जाती हैं। चारण और भाट क्या होते थे? तो दोस्तों चारण भाट होते थे, ऐसे कवि होते थे जो राज दरबार के सानिध्य में रहते थे, राजाओं के चरणों में या उनके सानिध्य में रहने के कारण, राज दरबार में रहने के कारण ये राजा के कृपा पात्र भी थे और ये अपनी रचनाओं के द्वारा राजाओं के प्रशंसा युक्त उनकी वीरता और बहादुरी के जो है किस्से के रूप में गायन करते थे। ये जो काव्य होते थे और गीत होते थे ऐसे सूरवीरों की स्मृति को सुरक्षित रखते थे और उनसे ये आशा की जाती थी कि वे अन्य जनों को भी उन सूरवीरों का अनुकरण करने के लिए प्रेरित और प्रोत्साहित करेंगे। साधारण जन जो थे वो लोग भी इन कहानियों से आकर्षित होते थे और इन कहानियों में अक्सर नाटकीय स्थितियों, स्वामी भक्ति, मित्रता, प्रेम, शौर्य, क्रोध आदि प्रबल संवेगों का चित्रण होता था। एक प्रश्न ये उठता है कि क्या स्त्रियों को भी इन कहानियों में स्थान प्राप्त था? तो हाँ, कभी कभी वे झगड़े के कारण के रूप में विद्यमान है, जब पुरुष स्त्रियों को जीतने के लिए अथवा उनकी रक्षा के लिए आपस में लड़ते थे। कहीं कहीं यह भी चित्रित किया गया है कि स्त्रियां अपने सूरवीर पतियों का जीवन मरण दोनों में अनुसरण करती थी। सती प्रथा यानी विधवाओं द्वारा अपने मृतक पतियों की चिता के साथ जिंदा जल जाने की प्रथा को कुछ कहानियों में उल्लेख पाया जाता है और इस प्रकार जो लोग सूरवीरता के आदर्शों का पालन करते थे उन्हें अक्सर इस आदर्श के लिए अपने जीवन का बलिदान करना होता था। यहाँ पर देखिए दोस्तों एक मानचित्र दिया गया है और इस मानचित्र में उन क्षेत्रों को चिन्हित किया गया है जिनकी चर्चा आज के हम इस अध्याय में कर रहे हैं। देखिए हम करेंगे चर्चा हिमाचल प्रदेश के क्षेत्र की, उत्तर प्रदेश, राजस्थान और राजपूताना, इसके अलावा देखिए पश्चिम बंगाल के क्षेत्र की, उड़ीसा की और इसके अलावा हम केरल की चर्चा कर चुके हैं जो कि हमने चेर और मलयालम भाषा के रूप में केरल को देख लिया है। अब आइए देखते हैं क्षेत्रीय सीमांतों से परे कथक नृत्य की कहानी। दोस्तों सूरवीरता की परंपराएं भिन्न भिन्न क्षेत्रों में भिन्न भिन्न रूपों में मिल सकती हैं।
तो नृत्य के लिए भी ये सही है। नृत्य भी भिन्न भिन्न क्षेत्रों में अलग अलग होता है। दोस्तों, कथक का इतिहास क्या है उसके बारे में जानते हैं। कथक की नृत्य शैली उत्तर भारत के अनेक भागों से जुड़ी है। कथक शब्द कथा से निकला हुआ है। इसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। और कथक मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। जो आपसे 2 कथन या 3 कथन दे दिए जाते हैं और ये पूछ लिए जाते हैं कि इनमें से कौन सही है और कौन गलत है। तो देखिए, एक यहाँ पे बहुत ही महत्वपूर्ण तथ्य आपको मिला है कि कथक जो शब्द है वो कथा से निकला है। इसका प्रयोग संस्कृत और अन्य भाषाओं में कहानी के लिए किया जाता है। कथक शब्द मूल रूप से उत्तर भारत के मंदिरों में कथा यानी कहानी सुनाने वालों की एक जाति थी। ये कथाकार क्या करते थे? ये अपने हाव भाव और संगीत से अपने कथावाचन को अलंकृत किया करते थे। 15वीं और 16वीं शताब्दियों में भक्ति आंदोलन का प्रसार हुआ और इसके कारण कथक एक विशिष्ट नृत्य शैली का रूप धारण करने लगा। राधा कृष्ण के पौराणिक आख्यान लोक नाट्य के रूप में प्रस्तुत किए जाते थे, जिनको कि रासलीला कहा जाता था। और रासलीला में लोक नृत्य के साथ कथक कथाकार के मूल हाव भाव भी जुड़े होते थे। दोस्तों, मुगल बादशाहों और उनके अभिजातों के शासनकाल में कथक जो है वो राज दरबार में प्रस्तुत किया जाता था। यहाँ इस नृत्य ने अपने वर्तमान अभिलक्षण अर्जित किए और एक विशिष्ट नृत्य शैली के रूप में विकसित हुआ। आगे चलकर यह 2 परंपराओं अर्थात घरानों में फला फूला, राजस्थान के जयपुर दरबार में और लखनऊ में। अवध के अंतिम नवाब जो वाजिद अली शाह ने इसको संरक्षण दिया और वाजिद अली शाह के संरक्षण में यह प्रमुख कला का रूप में उभरा। 1850 से 75 के दौरान यह नृत्य शैली के रूप में इन 2 क्षेत्रों ही नहीं बल्कि आज के पंजाब, हरियाणा, जम्मू कश्मीर, बिहार और मध्य प्रदेश के निकटवर्ती इलाकों में भी पक्के तौर पर स्थापित हो गया है। दोस्तों, ये देखिए, लक्ष्मण मंदिर खजुराहो में नृत्य की कक्षा दिखाई गई है कि किस प्रकार से जो नृत्य करने वाले लोग नृत्य को सीख रहे हैं। दोस्तों, अब जहाँ तक कथक की बात है वो भारत के विभिन्न क्षेत्रों में स्थापित हो गया है। इसकी प्रस्तुति कठिन है और द्रुत पद संचालन यानी पैरों का बहुत तेज संचालन किया जाता है। वेशभूषा उत्तम और कहानियों के प्रस्तुतिकरण और अभिनय पर जोर दिया जाने लगा। इसके अलावा अनेक अन्य सांस्कृतिक गतिविधियों की तरह कथक को भी 19वीं और 20वीं शताब्दियों में अधिकांश ब्रिटिश प्रशासकों ने नापसंद किया। फिर भी ये जीवित बचा रहा और गणिकाओं द्वारा पेश किया जाता रहा। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद देश में इसे 6 शास्त्रीय नृत्य रूपों में मान्यता मिल गई है। दोस्तों, अब शास्त्रीय नृत्यों की संख्या 7 हो गई है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि 7 जो शास्त्रीय नृत्य हैं उनके नाम क्या क्या हैं और किन क्षेत्रों में वो प्रचलित हैं। तो ये आपके लिए होमवर्क या प्रश्न है या अभ्यास के लिए, एक्सरसाइज के लिए। आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि जो 7 शास्त्रीय नृत्य हैं उनके नाम कौन कौन से हैं। शॉर्ट में हम थोड़ा सा शास्त्रीय नृत्यों के बारे में जानेंगे। यहाँ पर जिस कला को यानी किस कला को शास्त्रीय माना जाए, ये प्रश्न बहुत ही कठिन है और हम उस रूप या शैली को शास्त्रीय या क्लासिकल कहते हैं जिसका विषय धार्मिक हो, अथवा क्या हम शास्त्रीय इसलिए मानते हैं कि उसके लिए अत्यधिक कौशल की आवश्यकता होती है और जो कई वर्षों के लंबे प्रशिक्षण से प्राप्त होता है, अथवा ये शास्त्रीय इसलिए है क्योंकि यह निर्धारित नियमों के अनुसार ही प्रदर्शित और प्रस्तुत किया जाता है और उसमें विभिन्नताओं को प्रोत्साहन नहीं दिया जाता है। तो दोस्तों, ये शास्त्रीय के संबंध में ये सभी प्रश्न ऐसे हैं जिन पर विचार करने की आवश्यकता है और ये भी ध्यान रखना होगा कि बहुत ऐसे नृत्य रूपों में जिनको कि लोक नृत्य की श्रेणी में रखा गया है वे विशिष्टताएं पाई जाती हैं जिन्हें शास्त्रीय रूपों का संश्लिष्ट लक्षण बताया जाता है। लेकिन शास्त्रीय विश्लेषण का प्रयोग उन कला रूपों की श्रेष्ठता का सूचक हो सकता है, फिर भी ये हमेशा शब्द से सही नहीं होता है। अन्य नृत्य रूप जिसे इस समय शास्त्रीय माना जाता है उनमें भरतनाट्यम जो तमिलनाडु में प्रचलित है, कथकली केरल में, ओडिसी उड़ीसा में, कुचिपुड़ी आंध्र प्रदेश में और मणिपुरी मणिपुर में प्रस्तुत है, जो है वो शास्त्रीय नृत्य के रूप में वहां पर विकसित हुआ है। अब आइए देखते हैं संरक्षकों के लिए चित्रकला लघु चित्रों की परंपरा। दोस्तों, लघु चित्र क्या होते हैं? तो दोस्तों, ये परंपरा कई रीतियों से विकसित हुई। लघु चित्रों की परंपरा ये छोटे आकार के चित्र होते हैं जिन्हें आमतौर पर जल रंगों या कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है।
तो आप जान गए लघु चित्र क्या होते हैं। ये छोटे आकार के चित्र हैं जिन्हें साधारण रूप में जल रंग और कपड़े या कागज पर चित्रित किया जाता है। प्राचीनतम लघु चित्र तालपत्र अथवा लकड़ी की तख्तियों पर चित्रित किए गए थे। इसमें सर्वाधिक सुंदर चित्र जो पश्चिम भारत में पाए गए जैन ग्रंथों को सचित्र बनाने के लिए प्रयोग किए गए थे। मुगल बादशाह अकबर, जहांगीर और शाहजहां ने अत्यंत कुशल चित्रकारों को संरक्षण प्रदान किया था जो प्राथमिक रूप से इतिहास और काव्यों की पांडुलिपियां चित्रित करते थे। ये पांडुलिपियां आमतौर पर चटक रंगों में चित्रित की जाती थीं और उनमें दरबार के दृश्य, लड़ाई और शिकार के दृश्य, सामाजिक जीवन के अन्य पहलू चित्रित किए जाते थे। अक्सर उपहार के तौर पर भी इन चित्रों का आदान प्रदान किया जाता था और कुछ गिने चुने लोगों यानी बादशाह और उनके घनिष्ठ जनों द्वारा ही देखे जा सकते थे। मुगल साम्राज्य के पतन के बाद अनेक चित्रकार मुगल दरबार छोड़कर नए उभरने वाले क्षेत्रीय राजाओं के पास चले गए। परिणाम स्वरूप मुगलों की कलात्मक रुचियों ने दक्षिण के क्षेत्रीय दरबारों और राजस्थान के राजपूती दरबारों को प्रभावित किया, लेकिन इसके साथ ही उन्होंने अपनी विशिष्ट विशेषताओं को सुरक्षित रखा और उनका विकास भी किया। मुगल उदाहरणों का अनुसरण करते हुए शासकों और उनके दरबारों के दृश्य चित्रित किए जाने लगे और इसके साथ साथ मेवाड़, जोधपुर, बूंदी, कोटा और किशनगढ़ जैसे केंद्रों में पौराणिक कथाओं और काव्यों के विषयों का चित्रण जारी रहा। यहाँ पर देखिए बादशाह अकबर द्वारा जो है शिकार पर जाते समय आराम फरमाते हुए इस लघु चित्र में दिखाया गया है। दोस्तों, चित्रकला की बात की जाए तो एक अन्य क्षेत्र था आधुनिक हिमाचल प्रदेश के इर्द गिर्द हिमालय की तलहटी का जो क्षेत्र है वो इलाका, जो कि 17वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में यहाँ पर लघु चित्रकला की एक महत्वपूर्ण, साहसपूर्ण और भावप्रवण शैली का विकास हुआ जिसे बसोहली शैली कहा जाता है। देखिए, बसोहली शैली आपके हिमाचल प्रदेश में जो है वो चित्रकला की, हिमाचल प्रदेश में बसोहली शैली ये बहुत ही साहसपूर्ण भावप्रवण शैली का जो है वो नमूना है। दोस्तों, यहाँ जो सबसे लोकप्रिय पुस्तक चित्रित की गई थी वह थी भानुदत्त की रसमंजरी और 1739 में नादिर शाह के आक्रमण और दिल्ली विजय के परिणामस्वरूप मुगल कलाकार मैदानी इलाकों की अनिश्चितताओं से बचने के लिए पहाड़ी क्षेत्रों की ओर पलायन कर गए थे। यहाँ पर देखिए इस चित्र में कृष्ण, राधा और उनकी सखियां पहाड़ी लघुचित्र कांगड़ा शैली में चित्रित किए गए हैं। दोस्तों, जैसे ही वो कलाकार जो है पहाड़ी क्षेत्रों में गए, वहां जाते ही उनके आश्रयदाता तैयार मिले, जिसके फलस्वरूप चित्रकारी की कांगड़ा शैली विकसित हुई। 18वीं शताब्दी के मध्य भाग तक कांगड़ा के कलाकारों ने एक नई शैली विकसित की जिसने लघु चित्रकारी में नई जान डाल दी थी। उनकी प्रेरणा का स्रोत वहां का वैष्णव परंपरा था। ठंडे नीले और हरे रंगों सहित कोमल रंगों का प्रयोग और विषयों की काव्यात्मक निरूपण कांगड़ा शैली की विशेषता थी। दोस्तों, साधारण स्त्री पुरुष भी बर्तनों, दीवारों, फर्शों आदि पर अपनी कलाकृतियां चित्रित करते थे और कला के इन नमूनों में से कुछ ही बच पाते थे। इसके विपरीत लघु चित्र राजमहल में सावधानी पूर्वक रखे जाते थे जिससे वे सदियों तक सुरक्षित रह सके। अब क्षेत्रीय परंपराओं के अंतर्गत आइए बंगाल के बारे में नजदीक से या इसके विशेष अध्ययन देखते हैं। किस प्रकार से बंगाल में एक क्षेत्रीय भाषा का विकास हुआ, सबसे पहले इसके बारे में जानते हैं। दोस्तों, अक्सर क्षेत्रों के नाम वहां के निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषा के अनुसार निर्धारित होते हैं, इसलिए बंगाल के लोग हमेशा बंगाली या बांग्ला भाषा बोलते थे। लेकिन यहाँ दिलचस्प बात यह है कि आज बंगाली संस्कृत से निकली हुई भाषा मानी जाती है। ईसा पूर्व प्रथम सहस्राब्दी के मध्य भाग में संस्कृत ग्रंथों के अध्ययन में यह पता चलता है कि बंगाल के लोग संस्कृत से उपजी हुई भाषाएं नहीं बोलते थे, तो फिर नई भाषा का उद्भव कैसे हुआ, आइए जानते हैं। ईसा पूर्व 4वीं से 3री शताब्दी से बंगाल और मगध, जिसको कि दक्षिण बिहार का भाग कहा जाता है, उसके बीच वाणिज्यिक संबंध स्थापित होने लगे थे, जिसके कारण संभवतः संस्कृत का प्रभाव बढ़ा गया होगा। 4वीं शताब्दी के दौरान गुप्त वंशीय शासकों ने उत्तरी बंगाल पर अपना राजनीतिक नियंत्रण स्थापित किया था और वहां ब्राह्मणों को बसाना शुरू किया। इस प्रकार गंगा की मध्य घाटी के भाषाई और सांस्कृतिक प्रभाव अत्यधिक प्रबल हो गए और 7वीं शताब्दी में चीनी यात्री वेनसांग ने यह पाया कि बंगाल में सर्वत्र संस्कृत से संबंधित भाषाओं का प्रयोग हो रहा था। 8वीं शताब्दी में क्या हुआ, तो 8वीं शताब्दी में पाल शासकों के अंतर्गत एक क्षेत्रीय राज्य का उद्भव हुआ बंगाल में, और 14वीं से 16वीं शताब्दियों के बीच बंगाल पर सुल्तानों का शासन रहा जो दिल्ली में स्थित शासकों से स्वतंत्र थे। 1586 में जब अकबर ने इस प्रदेश यानी बंगाल को जीता तो उसे सूबा माने जाने लगा और उस समय प्रशासन की भाषा फारसी थी, लेकिन बंगाली एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो गई थी।
तो याद रखिएगा 16वीं शताब्दी में बंगाली भाषा एक क्षेत्रीय भाषा के रूप में विकसित हो रही थी। 15वीं शताब्दी तक आते आते उपभाषाओं और बोलियों का बंगाली समूह एक सामान्य साहित्यिक भाषा के द्वारा एकबद्ध हो गया और यह साहित्यिक भाषा उस क्षेत्र के पश्चिमी भाग की बोलचाल की भाषा थी जिसको कि अब पश्चिम बंगाल कहा जाता है। दोस्तों, बंगाली का उद्भव संस्कृत से हुआ पर यह अपने क्रम विकास की अनेक व्यवस्थाओं और अवस्थाओं से गुजरी है। इसके अलावा गैर संस्कृत शब्दों का एक विशाल शब्द भंडार बंगाली में है। जनजाति भाषाएं और फारसी और यूरोपीय भाषाओं सहित अनेक स्रोतों से इसे प्राप्त हुआ है। आधुनिक बंगाली ये इसका एक हिस्सा बन गया है जिसमें कई भाषा स्रोतों से शब्द लिए गए हैं। दोस्तों, बंगाली का जो प्रारंभिक साहित्य है उसको दो श्रेणियों में बांटा जा सकता है। एक श्रेणी संस्कृत की ऋणी है और दूसरी उससे स्वतंत्र है। संस्कृत की ऋणी श्रेणी में संस्कृत महाकाव्यों के अनुवाद जैसे मंगल काव्य, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है शुभ यानी मांगलिक काव्य जो स्थानीय देवी देवताओं से संबंधित है, और भक्ति साहित्य जैसे गौड़ी वैष्णव आंदोलन के नेता श्री चैतन्य देव की जीवनियां आदि शामिल है। तो मंगल काव्य और जो चैतन्य देव की जीवनी आदि ये संस्कृत ग्रंथों से प्रभावित है। और दूसरी श्रेणी में नाथ साहित्य है जैसे मैनामती गोपीचंद्र के गीत, धर्म ठाकुर की पूजा से संबंधित कहानियां, परी कथाएं, लोक कथाएं और गाथा गीत। तो आपने बंगाली भाषा के उद्भव और उसके साहित्य के बारे में या साहित्य पर पढ़ने वाले प्रभावी भाषाओं के बारे में जाना। अब आइए जानते हैं मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर कौन है। दोस्तों, नाथ लोग सन्यासी होते थे जो तरह तरह की योग की क्रियाएं करते थे। यह गीत या मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर से संबंधित जो गीत हैं ये अक्सर अभिनीत किए जाते थे और ये बताता है कि रानी मैनामती ने अपने पुत्र गोपीचंद्र को अनेक बाधाओं के समक्ष संन्यास का मार्ग अपनाने के लिए किस प्रकार प्रोत्साहित किया था। धर्म ठाकुर एक क्षेत्रीय लोकप्रिय देव है जिनकी पूजा अक्सर एक पत्थर या काठ की मूर्ति के रूप में की जाती थी और इनसे संबंधित जो काव्य गाथाएं लिखे गए उनको मैनामती गोपीचंद्र और धर्म ठाकुर के अंतर्गत शामिल किया जाता है। दोस्तों, जो पहली श्रेणी के ग्रंथ हैं जो संस्कृत से उत्पन्न हैं उनके ग्रंथों का काल निर्णय करना बहुत सरल है क्योंकि कई अनेक पांडुलिपियां पाई गई हैं जिनमें इंगित किया गया है कि उनकी रचना 15वीं शताब्दी के उत्तरार्ध और 18वीं शताब्दी के मध्य भाग के बीच की गई थी। दूसरी श्रेणी की जो कृतियां हैं ये मौखिक रूप से कहीं सुनी जाती थी, इसलिए इनका काल निर्धारण सही नहीं किया जा सकता है और वे खास तौर पर पूर्वी बंगाल में लोकप्रिय थी जहां ब्राह्मणों का प्रभाव अपेक्षाकृत कम था। अब आइए जानते हैं पीर और मंदिर के संबंध में क्या होते हैं ये। दोस्तों, पीर जो है वो फारसी भाषा का शब्द है जिसका अर्थ होता है आध्यात्मिक मार्गदर्शक। दोस्तों, मुस्लिमों में पीर की परंपरा है जिनको कि आध्यात्मिकता के पथ प्रदर्शक के रूप में माना जाता है। 16वीं शताब्दी में लोगों ने बड़ी संख्या में पश्चिम बंगाल के कम उपजाऊ क्षेत्रों को छोड़कर दक्षिण पूर्वी बंगाल के जंगली और दलदली इलाकों में प्रवास करना आरंभ कर दिया था। ज्यों-ज्यों ये पूरब की ओर बढ़ते गए वे जंगलों को साफ करके भूमि में धान की खेती करने लगे। धीरे धीरे स्थानीय मछुआरा और स्थानांतरित खेती करने वाले लोग जो जनजाति थे किसानों के नए समुदायों में मिल गए और ये समय 16वीं शताब्दी के आसपास का होता था। दोस्तों, इन्हीं दिनों क्या हुआ, बंगाल पर मुगलों का नियंत्रण स्थापित हुआ था जिन्होंने पूर्वी डेल्टा प्रदेश के जो केंद्रीय ढाका नगर में अपनी राजधानी स्थापित की। अधिकारी और कर्मचारी ये भूमि प्राप्त करके अक्सर उस पर मस्जिदें बना लेते थे जो इन इलाकों के धार्मिक रूपांतरण केंद्रों के रूप में काम आती थी। प्रारंभ से बाहर से आकर यहाँ बसने वाले लोग अस्थिर परिस्थितियों में रहने के लिए कुछ व्यवस्था और आश्वासन चाहते थे। ये सुख सुविधाएं और आश्वासन उन्हें समुदाय के नेताओं ने प्रदान की। ये नेता शिक्षकों और निर्णायकों की भूमिका भी अदा करते थे और कभी कभी ऐसा समझा जाता था कि इन नेताओं के पास अलौकिक शक्तियां हैं। स्नेह और आदर से लोग इन्हें पीर कहा करते थे। इस पीर की श्रेणी में दोस्तों संत या सूफी और अन्य धार्मिक महानुभाव, साहसी उपनिवेशी, देवत्व प्राप्त सैनिक और योद्धा और विभिन्न हिंदू और बौद्ध देवी देवता, यहाँ तक कि जीवात्माएं भी शामिल थीं। पीरों की पूजा पद्धतियां बहुत ही लोकप्रिय हो गईं और उनकी मजारें बंगाल में सर्वत्र पाई जाती हैं। दोस्तों, बंगाल में 15वीं शताब्दी के बाद वाले वर्षों में मंदिर बनाने का दौर जोरों पर रहा जो 19वीं शताब्दी में आकर समाप्त हो गया।
और मंदिर और अन्य धार्मिक भवन अक्सर उन व्यक्तियों या समूहों द्वारा बनाए जाते थे जो शक्तिशाली बन रहे थे। वे इनके माध्यम से या मंदिर के माध्यम से अपनी शक्ति और भक्तिभाव का प्रदर्शन करना चाहते थे। और बंगाल में साधारण ईंटों और मिट्टी गारे से अनेक मंदिर निम्न सामाजिक समूहों जैसे कालू जो कि तेली, कंसारी, घंटा धातु के कारीगर आदि के समर्थन से बने थे। यूरोप की व्यापारिक कंपनियों के आ जाने से नए आर्थिक अवसर पैदा हुए और इन सामाजिक समूहों से संबंधित अनेक परिवारों ने इन अवसरों का लाभ उठाया। जैसे जैसे लोगों की सामाजिक और आर्थिक स्थिति सुधरती गई, उन्होंने इन स्मारकों के निर्माण के माध्यम से अपनी परिस्थिति या प्रतिष्ठा की घोषणा कर दी थी। जब स्थानीय देवी देवता जो पहले गांवों में छान छप्पर वाली झोपड़ियों में पूजे जाते थे, ब्राह्मणों द्वारा मान्यता प्रदान की गई तो उनकी प्रतिमाएं मंदिरों में स्थापित की जाने लगी। यहाँ पर देखिए एक दोचाला छप्परदार झोपड़ी है और यहाँ पर एक चौचाला मंदिर का निर्माण किया गया है। दोस्तों यहाँ पर देखिए एक चित्र दिया गया है जिसमें गोपियों के साथ कृष्ण श्यामपुर मंदिर में पक्की मिट्टी की एक पट्टिया विष्णुपुर से प्राप्त हुई है। देखिए कितनी महीन कारीगरी से ये पट्टिका पर चित्र उत्कीर्ण किया गया है। दोस्तों ये जो बंगाल में मंदिर बनाए जाते थे तो इन मंदिरों की शक्ल या आकृति बंगाल की छप्परदार झोपड़ियों की तरह दो चाला या दो छतों वाली या फिर चौचाला या चार छतों वाली होती थी। दोस्तों अनेक मंदिरों की स्थापत्य कला में विशिष्ट बंगाली शैली का प्रादुर्भाव हुआ और ये अध्याय जो हम पढ़ रहे हैं क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण, इसमें हम देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्षेत्रीय संस्कृतियां अपने क्षेत्र के जो है स्थापत्य कला संस्कृति से प्रभावित होती हैं। दोस्तों अधिक जटिल चौचाला यानी चार छतों वाली ढांचे में चार त्रिकोणीय छतें चार दीवारों पर रखी जाती थी जो ऊपर तिर्यक रेखा या एक बिंदु तक जाती थी और मंदिर आमतौर पर एक वर्गाकार चबूतरे पर बनाए जाते थे। उनके भीतरी भाग में कोई सजावट नहीं होती थी, लेकिन अनेक मंदिरों की बाहरी दीवारें चित्रकारी सजावटी टाइलों या पक्की मिट्टी के जो है पट्टियों से सजी होती थी। कुछ मंदिरों में विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के बांकुरा जिले में विष्णुपुर के मंदिरों में ऐसी सजावटें अत्यंत उत्कृष्ट कोटि तक पहुंच चुकी थीं। दोस्तों क्षेत्रीय जो संस्कृति होती है उसमें रहन सहन के अलावा खान पान का भी बहुत असर होता है। मछली जो है यहाँ परंपरागत भोजन के रूप में प्रयोग की जाती थी। परंपरागत भोजन संबंधी आदतें आमतौर पर स्थानीय रूप से उपलब्ध खाद्य पदार्थों पर निर्भर करती हैं। बंगाल एक नदी मैदान है जहाँ पर मछली और धान की उपज बहुतायत से होती है, तो चावल और मछली जो कि यहाँ पर बहुतायत से उपज इसकी होती है वो लोगों का प्रमुख खाद्यान्न है। दोस्तों गरीब बंगालियों की भोजन सूची भी प्रमुख स्थान चावल और मछली का है और यहाँ का व्यवसाय भी मछली पकड़ना रहा है और बंगाली साहित्य में मछली का स्थान स्थान पर उल्लेख मिलता है। दोस्तों मंदिरों और बौद्ध विहारों की दीवारों पर जो मिट्टी की पट्टियां लगी हैं उसमें भी मछलियों को साफ करते हुए और टोकरियों में भरकर बाजार में ले जाते हुए दर्शाया गया है। देखिए यहाँ पर कितनी सुंदर एक कलाकृति बनाई गई है, एक मूर्ति जो कि एक महिला है बैठकर मछली साफ कर रही है। दोस्तों ब्राह्मणों को जो है सामिस भोजन करने की अनुमति नहीं थी। सामिस भोजन यानी ऐसा भोजन जिसमें मांस हो, वो ब्राह्मणों को उस भोजन की अनुमति नहीं थी। लेकिन स्थानीय आहार में मछली की लोकप्रियता को देखते हुए ब्राह्मण धर्म के विशेषज्ञों ने बंगाली ब्राह्मणों के लिए इस निषेध में ढील दे दी। बृहद धर्म पुराण जो बंगाल में रचित 13वीं शताब्दी का संस्कृत ग्रंथ है, इसने स्थानीय ब्राह्मणों को कुछ खास किस्मों की मछली खाने की अनुमति दी थी। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। अब आइए देखते हैं कुछ अन्यत्र जानकारी जिस समय हमारे यहाँ या भारतीय उपमहाद्वीप में इस प्रकार के क्षेत्रीय संस्कृतियों का निर्माण हो रहा था, उस समय बाहर क्या हो रहा था। तो यूरोप में राष्ट्र राज्यों का उदय। 18वीं शताब्दी के अंत तक यूरोप के लोग स्वयं को एक साम्राज्य जैसे ऑस्ट्रिया हंगरी साम्राज्य की प्रजा या किसी चर्च जैसे यूनानी रूढ़िवादी चर्च के सदस्य मानते थे। लेकिन 18वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में लोग स्वयं को एक ऐसे समुदाय के सदस्य के रूप में पहचानने लगे जो एक भाषा जैसे कि फ्रेंच या जर्मन बोलते थे। प्रारंभिक 19वीं शताब्दी में रोमानिया में विद्यालयी पाठ्यक्रम में ग्रीक के स्थान पर रोमानियन में लिखी जाने लगी और हंगरी में लैटिन के स्थान पर हंगेरियन को राजभाषा के रूप में अपनाया गया था। और इसी प्रकार की अन्य प्रक्रियाओं ने लोगों को यह ज्ञान कराया कि प्रत्येक भाषा भाषी समुदाय एक अलग राष्ट्र था। और 19वीं शताब्दी के अंतिम दशकों में इटली और जर्मनी के एकीकरण के लिए आंदोलनों में भाषा संबंधी जो भावना थी उसको और अधिक बल दिया गया था। तो दोस्तों ये था आज। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।